साथियों नमस्कार, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम गणित पेडागॉजी का भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती के सिलेबस के आधार पर शुरुआत से अर्थात पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम शिक्षक भर्ती और सीजी टेट का सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं कि कितने नंबर का पेडागॉजी आता है। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं। तो साथियों, ये रही सीजी टेट में जो गणित पेडागॉजी है उसका सिलेबस, जिसमें देखा जाए तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है ये गणित पेडागॉजी का सिलेबस है, जिसमें 2 इकाई है। और यही जो सिलेबस है वो शिक्षक के लिए भी है, अर्थात मिडिल शिक्षक के लिए भी सिलेबस सेम है। बस अंतर ये है साथियों, उसमें जो है कम नंबर का पूछा जाता है, 5 ही नंबर का, और इसमें 2 इकाई 7 नंबर और 7 नंबर करके टोटल जो है 14 नंबर का जो है गणित शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है प्राइमरी शिक्षक के लिए। तो पहला जो चैप्टर है गणित की प्रकृति, जिसमें देखेंगे गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, इसे जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और इसमें जितने भी सीजी टेट में अभी तक क्वेश्चन आया है उसको हम बारी बारी देखेंगे, जिससे यह निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू का तैयारी हो जाए। और वही देखना है गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। और वही दूसरा इकाई में जब हम वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे साथियों सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, और वही सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल, सीखना यानी समझ का निर्माण अर्थात रचनावादी मॉडल, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो ये रही 2 इकाई शिक्षक भर्ती देखा जाए तो प्राइमरी शिक्षक के लिए, जो 14 नंबर का आता है 2 इकाई से। और वही देखते हैं शिक्षक के लिए। तो शिक्षक के लिए साथियों, मिडिल शिक्षक के लिए केवल एक ही इकाई है, जिसमें सभी को शामिल कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथियों देखा जाए तो यही सिलेबस जो है सेम शिक्षक भर्ती के लिए भी है, और वो भी प्राइमरी शिक्षक और मिडिल शिक्षक दोनों के लिए, और ये जो है सीजी टेट का है। अब हम अपने जो है पहले चैप्टर में पहुंचते हैं, जिसमें गणित के विचार किस तरह विकसित होते हैं उसे देखते हैं। चलिए अपने चैप्टर में पहुंचते हैं। तो साथियों, पहला जो इकाई है गणित की प्रकृति, उसमें पहला जो चैप्टर है उसको देखते हैं गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। गणितीय अवधारणाओं के 3 स्वरूप होते हैं, अर्थात गणितीय विचार मुख्यतः 3 रूपों में होती है। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा है विशिष्ट से व्यापक की ओर, और तीसरा है सोपान क्रमिक संरचनाएं। साथियों देखा जाए तो इन तीनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है, बार बार क्वेश्चन बना है सीजी टेट में भी और शिक्षक भर्ती में भी। खास करके 2019 वाले जो शिक्षक भर्ती है उसमें इनसे इस टॉपिक से, इन बिंदुओं से बहुत क्वेश्चन बना है। और देखा जाए तो अभी का जो 2023 में शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें जो है पेडागॉजी से प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पेडागॉजी से तैयारी नहीं करना है, हमें तो पेडागॉजी से तैयारी अपने तरफ से रखना ही है। तो चलिए दोस्तों इसे बारी बारी समझते हैं। यह तीनों जो है किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज के लिए देखे जा सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। याद रखिएगा, सभी ज्ञान की तरह गणित भी हमारे ठोस अर्थात मूर्त अनुभव से विकसित होता है। अर्थात बालक पहले मूर्त ठोस वस्तुओं को जानता है, समझता है, इसी आधार पर वह अमूर्त विचार विकसित करता है, जैसे कि गोलाई की अवधारणा या गोल की संकल्पना। साथियों ये जो गोलाई की अवधारणा है उससे 2-3 ठो क्वेश्चन लगातार बना है अलग अलग रूपों में, अभी हम देखेंगे भी। तो बच्चे जो है गोलाई या गोले की अवधारणा को कैसे विकसित करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चे अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं जिनके विभिन्न आकार हो सकते हैं, लेकिन जब छात्र गेंद, संतरा, तरबूज या लड्डू आदि जैसी वस्तुओं को देखते हैं तो वे ऐसी वस्तुओं को जोड़ते हैं और धीरे धीरे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ वस्तुएं आकार में समान होती है, जिसे गोलाई कहते हैं। याद रखिएगा, एक जैसे वस्तुओं को साथ में जोड़कर देखते हैं, गेंद, संतरा, तरबूज, लड्डू, तो सभी जो है आकार में सेम दिखाई देते हैं, समान होती है, और ऐसी आकार के जो वस्तु होती हैं उसे गोलाई कहते हैं या गोला कहते हैं।
तो इस प्रकार जो है वस्तुओं के माध्यम से, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से जो है अमूर्त जो विचार है गोलाई की, वो हमारे मन में या बच्चों के मन में जो है विकसित हो जाती है। अर्थात धीरे धीरे गोलाई की अवधारणा को उन मूर्त ठोस वस्तुओं से अलग करने लगते हैं जिनसे प्राप्त किया गया है, और गोलाई जो कि अमूर्त अवधारणा है उसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया जाता है। तो साथियों, देखा जाए तो ये जो गोलाई की अवधारणा है, हम मूर्त वस्तुओं के माध्यम से जो गोलाई की अवधारणा अमूर्त है उसे हम जानते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब से हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो गिनती में भी अगर हम एक दो शुरुआती बच्चों को, किंडरगार्टन के बच्चों को, एलकेजी, यूकेजी या नर्सरी के बच्चों को शुरुआती हम गिनती सिखाते हैं तो 1 2 3 जब बोलते हैं तो वो बच्चे जो है 1 2 3 उसे नहीं जानते हैं। लेकिन हम एक जो है कोई भी वस्तु को दिखा दें कि यदि ये 1 आम है, ये 1 सेब है या 2 आम है, तो इस प्रकार से हम जो है मूर्त वस्तुओं को दिखाते हुए 1 2 की अवधारणा को बताएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। इस प्रकार यह जो है मूर्त से अमूर्त की अवधारणा है। आइए इससे जो बना है उसे हम देखते हैं। जो क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बना है सीजी टेट 2022 में पूछा गया है वर्ग 3 में ही, कि गेंद, संतरा जैसी त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े मूर्त से अमूर्त की ओर, तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा। वही बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। यह 2012 के 11-12 में जो टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसमें पूछा गया था। तो इसमें भी वही आंसर आएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया था कि मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना कौन सा विधि है। ऑप्शन ए है समस्या हल विधि, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी है प्ले वे विधि और ऑप्शन डी है पेडागॉगिक विधि। अर्थात साथियों देखा जाए तो उसमें पेडागॉगिक दिया था, लेकिन ये देखा जाए तो ये पेडागॉजिक है। हिंदी में जो दिया था वो पेडागॉगिक हो गया था, जिसे जो है इंग्लिश में देखने पर पता चलता कि जो है ये पेडागॉजिक बताया गया है। साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर आएगा मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, पेडागॉजिक विधि है, याद रखिएगा। और वही अगर मूर्त से अमूर्त के अन्य उदाहरण देखा जाए, इसे और अच्छे से अपने दिमाग में स्पष्ट करना है तो ये उदाहरण आपके लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहेगा। एक सेब जो होती है, सेब शब्द और सेब की तस्वीर जो होती है, और एक वास्तविक सेब। तो याद रखिएगा, सेब शब्द जो है बिल्कुल अमूर्त है। जब बच्चा जो है सेब को नहीं जानता है तो अगर हम उसके सामने में सेब को सेब बोलते हैं तो उसके मस्तिष्क में कोई तस्वीर नहीं बनता। अगर बिल्कुल भी वो कभी भी वो जो फल को नहीं देखा है सेब को, और उसे हम सेब बताते हैं तो उसके मस्तिष्क में कोई तस्वीर नहीं बनता। तो सेब शब्द जो होता है वो अमूर्त शब्द है। अब सेब की तस्वीर दिखाते हैं तो हम जो है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात देखा जाए तो सेब शब्द जो है अमूर्त है और सेब की तस्वीर थोड़ा मूर्त है, और एक वास्तविक सेब अगर हम रखें तो वो जो हो जाता है मूर्त। अर्थात हम पहले अगर सेब को रखते हैं और अर्थात सेब को, वास्तविक सेब को दिखाते हैं या उसके इमेज को दिखाते हैं तो वो मूर्त हो जाएगा, और तब बताएंगे कि ये बच्चों की ये सेब है। तब वो ये अवधारणा विकसित होगा कि हम मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार साथियों ये कॉन्सेप्ट रही। आगे हम इससे जो बनने वाले या इससे और जो उदय हुआ है कॉन्सेप्ट उसे भी जानते हैं। इसी तरह त्रिभुज के क्षेत्र की संकल्पना को समझते हैं। इससे भी क्वेश्चन बना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक मूर्त और साथ ही एक अमूर्त अवधारणा है। याद रखिएगा साथियों, ये पूछा भी गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना कैसी है, मूर्त है, अमूर्त है, या ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों। तो जो कि सीजी टेट 2019 में वर्ग 3 के प्राइमरी के लिए ही पूछा गया था। तो इसमें स्पष्ट रूप से पहले लाइन में ही बताया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एक मूर्त और साथ ही एक अमूर्त अवधारणा है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि इसे जो है भौतिक रूप से मापा जा सकता है और सूत्र लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कागज का एक आयताकार टुकड़ा जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है और इसे विकर्ण के माध्यम से आधा काट दिया जाता है तो इसका परिणाम एक त्रिभुज होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। अर्थात साथियों
त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम उसके सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से। और वही देखा जाए तो हम जो है एक आयत को अगर हम आधी आधा विकर्ण से काट दें और उसे हम एक धागे के टुकड़े के माध्यम से भी हम नापें तो भी हम उसको, अर्थात हम दोनों तरीके से इसके मापन किया जा सकता है। इसलिए इसको दोनों को बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है मूर्त और अमूर्त दोनों अवधारणाएं हैं। तो इस प्रकार साथियों हम आगे देखते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की अवधारणा मूर्त और अमूर्त दोनों हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे बना है कि कौन सा कथन सही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने में लिया जाता है, और वही बी देखा जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है साथियों, वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जो है सीजी टेट 2016 में पूछा गया है वर्ग 2 में मिडिल शिक्षक के लिए। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अर्थात आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है और वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए साथियों, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई दे रहा है कि सर्वाधिक अमूर्त संकल्पना कौन सा है। अर्थात साथियों ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और यहाँ पर देख भी सकते हैं 2019 और 2022 में सीजी टेट प्राइमरी के लिए ही पूछा गया है कि कौन सी संकल्पना या संकल्पनाएं अधिक अमूर्त है। ऑप्शन ए दिया है ज्यामिति, ऑप्शन बी बीजगणितीय और ऑप्शन सी संख्यात्मक, और ऑप्शन डी जो है समान रूप से सभी अमूर्त है, ये बोला जा रहा है। लेकिन जो है साथियों देखा जाए तो सर्वाधिक अमूर्त संकल्पना में बीजगणितीय जो मूल रूप से अज्ञात चर को ज्ञात करने के लिए समीकरणों से संबंधित पद्धति है, इसलिए बीजगणितीय अवधारणा को अधिक अमूर्त माना गया है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा साथियों, चूंकि आप लोग सभी जानते हैं बीजगणितीय या बीजी व्यंजक जो गणित होते हैं उसमें किसी भी अज्ञात राशि को जानने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए, उसे सॉल्व करने के समय शुरू में ही हम उसे एक कोई भी चर राशि के रूप में मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या x है, फिर बाकी हम उसको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह सर्वाधिक अमूर्त संकल्पना जो है बीजगणितीय आएगा, याद रखिएगा। और वही अमूर्त स्वर पर कार्य बिंदु पर भी एक प्रश्न बना है, तो उसके आधार पर देखते हैं कि बच्चों में अमूर्त स्वर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का क्रम इस प्रकार होनी चाहिए। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि बच्चों में अमूर्त स्वर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। यह सीजी टेट 2021 में पूछा गया है, देख सकते हैं साथियों 2021 में यह पूछा गया है। और इसके अनुसार देखा जाए तो इसका जो निरूपण का क्रम होना चाहिए ठोस, चित्र, प्रतीक, भाषा, फिर लास्ट में अनुभव। और उसके अनुसार देखा जाए प्रश्न 7 में जो शामिल किया गया है जो ऑप्शन में, तो प्रथम 3 को शामिल किया गया है और वो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ठोस, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो इस प्रकार साथियों देखा जाए तो यह अमूर्त स्वर पर कार्य का निरूपण का जो क्रम है ठोस, चित्र, प्रतीक, भाषा और अनुभव है। तो इस प्रकार साथियों ये रही बिंदु। अब आगे हम नेक्स्ट बिंदु देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, मूर्त से अमूर्त पर। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की संकल्पना कैसी देनी चाहिए ये पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन बी खुला अंत खेल, और ऑप्शन सी अमूर्त से मूर्त, और ऑप्शन डी है प्रबोधक फीडबैक। तो जो कि 2017 में सीजी टेट प्राइमरी के लिए पूछा गया है साथियों, और इसका आंसर जो है मूर्त से अमूर्त होगा। निश्चित रूप से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े होंगे तो हमने एक पोल किए थे 2-3 दिन पहले, निश्चित रूप से यही क्वेश्चन को दिए थे, जिसमें लगभग 68 से 70% लोग सही आंसर बताए थे मूर्त से अमूर्त। तो याद रखिएगा प्राथमिक स्तर में बच्चों को मूर्त से अमूर्त तथा विशिष्ट से व्यापक की ओर ले जाना चाहिए। याद रखिएगा मूर्त से अमूर्त तथा विशिष्ट से व्यापक की ओर ले जाना चाहिए। ये भी बिंदु याद रखिएगा, विशिष्ट से व्यापक की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर वाली अवधारणा विकसित करनी चाहिए। याद रखिएगा साथियों मूर्त से अमूर्त या विशिष्ट से व्यापक की ओर जो है प्राइमरी गणित के लिए जो है अवधारणा में शामिल करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। इस प्रकार देखा जाए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं, अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर में कॉन्सेप्ट देखे हैं कि प्राइमरी स्तर पर जो है मूर्त अवधारणा विकसित करना चाहिए, अमूर्त नहीं। तो याद रखिएगा, मूर्त पर फोकस किया जाता है। और वही ऑप्शन बी, सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, तो ये भी कथन सही नहीं है साथियों। और स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए, अर्थात साथियों बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल स्वयं सिद्ध वाला जो है प्रश्न नहीं दिया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है इसमें का कथन जो है गलत है, सही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यह सीजी टेट 2019 में पूछा गया है प्राइमरी के लिए। और वही प्रश्न 10वां देखें, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। ऑप्शन बी है, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। ऑप्शन सी है, गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है। और ऑप्शन डी है, गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसमें जो दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से गणितीय अवधारणाएं जो है अमूर्त होती है, जिसे हमें मूर्त करना होता है। अर्थात जो है बच्चों को गणित समझाने के लिए मूर्त से अमूर्त जाना होता है, लेकिन गणित की जो अवधारणाएं होती है अमूर्त होती है। गणित की प्रकृति में ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यह जो है तो सत्य कथन है, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। और वही सी देखें, तो सी में गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, तो निश्चित रूप से ये भी सही है। और गणितीय अवधारणा में तार्किक संबंध होता है, तो तार्किक संबंध तो होता ही है निश्चित रूप से। तो इसमें जो है ए, सी और डी जो है सही कथन है, और गलत कथन है तो गणितीय हमें प्रकृति के बारे में बताती है। यह जो है ऑप्शन गलत है, असत्य है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। यही आंसर लिया गया था जो है सीजी टेट में जब यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार साथियों हमने जो है आज के जो गणितीय स्वरूप गणितीय विचार जो है बच्चों में किस प्रकार विकसित होती है, इस जो टॉपिक से, इस जो चैप्टर से हमने मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, इस बिंदु पर हमने आज इस वीडियो को फोकस किया। निश्चित रूप से आने वाले वीडियो में इसके नेक्स्ट जो बिंदु है, याद रखिएगा, इसका जो नेक्स्ट बिंदु है विशिष्ट से व्यापक की ओर और सोपान क्रमिक संरचनाएं, इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। और साथ ही साथ इसमें जितना भी सीजी टेट में या शिक्षक भर्ती में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है उसे देखेंगे। तो साथियों निश्चित रूप से गणित पेडागॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और निश्चित रूप से देखा जाए तो ज़्यादा टूल से इसका नहीं मिलता है, क्योंकि सी टेट का जो सिलेबस है वो अलग है और सीजी टेट का गणित पेडागॉजी के लिए अलग है। तो इस प्रकार साथियों देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।